बंगाल में व्यापार का परिदृश्य तय करने में नदियों की दशा और दिशा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे कि सरस्वती नदी के किनारे स्थित सतगांव 16वीं सदी के मध्य तक बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था। यहां से बर्मा, मलय उपमहाद्वीप और सुमात्रा तक बंगाल के व्यापारिक संपर्क थे। सन 1632 में हुगली में पुर्तगालियों के सौभाग्य का सूरज अस्त हो गया। पुर्तगाली व्यापारियों के एकाधिकार और मनमानी से तंग आकर मुगल बादशाह शाहजहां ने पुर्तगालियों पर हमला कर दिया। हुगली पर कब्जा हो गया। पुर्तगाली हार गए और उन्हें बतौर युद्धबंदी आगरा ले जाया गया। बाद में उन्हें हुगली लौटने की इजाजत दी गई, मगर तब तक हुगली के कारोबारी परिदृश्य पर से उनका एकाधिकार खत्म हो चुका था। पंद्रह 1599 में बना ये चर्च आज भी हुगली में पुर्तगाली व्यापारियों की मौजूदगी और उनकी गतिविधियों की याद दिलाता है। पुर्तगालियों के बाद यहां डच आए। 1635 में हुगली में पहली डच फैक्ट्री तामीर हुई। हुगली से वे चिंसुरा, कासिम बाजार और ढाका तक फैलते चले गए। कासिम बाजार में बनी ये डच कब्रगाह डच व्यापारियों की मौजूदगी का सबूत देती है। आज भी स्थानीय लोगों में इस कब्रगाह के बारे में कई तरह के मिथक मौजूद हैं जो डच व्यापार से जुड़े हैं। 1650 के दशक तक बंगाल के व्यापार पर डच व्यापारियों का नियंत्रण रहा, मगर बाद में बंगाल का कारोबार उनके हाथ से फिसलकर अंग्रेजों की गिरफ्त में चला गया। बंगाल में अंग्रेजों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री 1651 में हुगली में लगाई। फिर हुगली से वे 1690 में कोलकाता पहुंच गए। क्योंकि कोलकाता समुद्र के ज्यादा नजदीक था, वहां यूरोपीय प्रतिद्वंद्वी भी नहीं थे और ये बंगाल के नवाबों की पहुंच से भी दूर था। सत्रह 1717 में मुगल सम्राट फारूक सियार के फरमान की बदौलत बंगाल के कारोबार और व्यापार पर अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नियंत्रण हो गया। अब हम बढ़ रहे हैं चंदन नगर की तरफ। ये एक फ्रांसीसी आबादी है जो हुगली नदी के किनारे बसी है। बंगाल के साथ संपर्क कायम करने की फ्रांसीसी कोशिशें 1680 के आसपास शुरू हो गई थीं और 1700 के नजदीक उन्हें चंदन नगर में मकान और फैक्ट्रियां बनाने के
इजाजत मिल गई। चंदन नगर की गलियों में चलते वक्त हमें कई ऐसी इमारतें नजर आती हैं जिन्हें फ्रांसीसियों ने 19वीं सदी में बनवाया था। उनके सामने अंग्रेजों की जबरदस्त प्रतिद्वंद्विता थी, लिहाजा वे बंगाल में अपना कारोबार बढ़ा नहीं सके और चंदन नगर तक ही सिमट कर रह गए। ये ऐतिहासिक इमारतें आज तक भी चंदन नगर पर फ्रांसीसी हुकूमत की याद ताजा कराती लगती हैं। डेनिश हुगली नदी के किनारे पर फैक्ट्रियां लगाने की कोशिश की। 1735 में उन्हें सिर्फ सेरमपुर में फैक्ट्री कायम करने की इजाजत दी गई, लेकिन डेनिश व्यापारी भी सेरमपुर से आगे नहीं बढ़ सके। डेनिश व्यापारियों की याद सेरमपुर स्थित कई ऐतिहासिक इमारतों से ताजा हो जाती हैं। एक प्रख्यात पूर्वी विद्वान विलियम कैरी ने सेरमपुर को ज्ञान का एक महान केंद्र बना दिया। तो इस तरह 16वीं सदी में पुर्तगालियों से शुरू करके 18वीं सदी के मध्य तक अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के कारोबार पर एकाधिकार कायम कर लिया। हम पाते हैं कि कई यूरोपीय कंपनियां इस फिराक में थीं कि बंगाल में मौजूद व्यापारिक अवसरों पर काबू करके अपनी किस्मत चमकाई जाए। अंग्रेजों की व्यापारिक गतिविधियों में इजाफे से कलकत्ता ब्रिटिश कारोबारी कामकाज का एक केंद्र बनकर उभरा। न्यू पोर्ट हो या न्यू मार्केट या नई इमारतें, सभी इस बात की तस्दीक करते हैं कि कलकत्ता बंगाल में ब्रिटिश कारोबार की बढ़ती महत्ता का पर्याय बनता जा रहा था। यूरोपियों की नजरों में बंगाल का बढ़ता महत्व मूल रूप से यहाँ की विशाल कृषि संसाधनों की उपलब्धता की वजह से था। बंगाल को इस उपमहाद्वीप का अन्न भंडार कहा जाता था। चावल के अलावा चीनी, पान और जूट यहाँ की महत्वपूर्ण कृषि फसलें थीं। जल्दी ही इन फसलों की जगह कपास और रेशम ने ले ली, जिनकी यूरोपीय बाजारों में बड़ी मांग थी। कासिम बाजार को बंगाल का सिल्क एम्पोरियम कहा जाता था। इन सब चीजों को
बंगाल के अलग अलग हिस्सों से इकट्ठा करके हुगली और कोलकाता के जरिए महाद्वीप के अन्य स्थानों को भेजा जाता। ये जो सामने है ये भागीरथी है, ये पद्दा से आया है। ये भागीरथी एक ज़माने में इस भागीरथी से ही इसका लगाव था और लोग इसी भागीरथी से जाते थे जो हुगली नदी में गिरा था। और इसी नदी में ही एक ज़माने में डच लोग ये सब यहाँ पर बिजनेस करते थे। उसके बाद अंग्रेज़ भी इसी पर वहाँ पर फोर्ट विलियम उन्होंने बनवाया था और वहीं से उसके बाद कलकत्ते का शुभरात। लेकिन सवाल यह है कि इस कारोबार का प्रबंधन होता कैसे था। यूरोपीय कंपनियों के लिए बिना उन एजेंटों और दलालों की मदद के कारोबार करना मुश्किल था जो स्थानीय बाजार को न सिर्फ बखूबी जानते थे बल्कि व्यापारियों की विश्वसनीयता के बारे में भी बता सकते थे। दरअसल ये दलाल काश्तकारों और निर्यातकों के बीच की कड़ी थे। स्थानीय एजेंट छोटे एजेंटों की मार्फत काम करते और किसी खास उत्पाद को खरीदने के खुसूसी हुकूक हासिल करने के लिए उन्हें पेशगी रकम दिया करते। इस प्रणाली को ददान या निवेश कहते थे। काश्तकार तक पहुंचने का एक दूसरा तरीका था पायकर या बिचौलियों की मदद। पायकर हर हफ्ते लगने वाले बाजारों या हाट से सामान खरीदकर उन्हें बड़े या मुख्य बाजारों में ले जाते। यहाँ इन कंपनियों के एजेंट इस माल को खरीद लेते थे। स्थानीय व्यापारी सिर्फ पायकर या एजेंटों की तरह ही काम नहीं करते बल्कि ये खुद मुख्तार स्थानीय कारोबारी हस्ती थे जैसे हाउस ऑफ जगत सेठ, ओमीचंद वगैरह। बंगाल में व्यापार का विकास और इसका अवसान बहुत कुछ गंगा और इसकी सहायक नदियों के अनिश्चित जलमार्गों पर ही निर्भर रहा है। नदी के तल में गाद जम जाने से बड़े जहाजों का इनमें चल पाना मुश्किल हो गया। आज के हुगली शहर को देखकर यह अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल है कि कभी हुगली बंदरगाह पर अनेक देशों से आने वाले विशाल जलपोतों की गहमा गहमी रही होगी। ब्रिटिश काल में जिस कोलकाता बंदरगाह ने हुगली की जगह ले ली थी, आज उसका भी उतना महत्व नहीं रह गया। आज हल्दिया ने एक प्रमुख बंदरगाह के तौर पर कोलकाता की जगह ले ली है, जो कोलकाता बंदरगाह से काफी दूर है। तो ये नदी है जिसने अतीत में भी व्यापार की दिशा तय की थी और कुछ हद तक आज भी ऐसा ही है।